हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वन लाइनर क्वेश्चन की। जैसा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको मिल रहे हैं, यदि वो 5 प्रश्न मिल रहे हैं या 9 प्रश्न मिल रहे हैं या फिर 10 प्रश्न मिल रहे हैं, आपको यह भी देखने को मिल रहा होगा कि प्रत्येक जो प्रश्न आ रहा है बहुविकल्पीय, वो 1 नंबर का है और हमें ये 1 नंबर बिल्कुल भी गंवाने नहीं है, चाहे वो 5 नंबर में आए या फिर 10 नंबर में आए। 10 नंबर में आए तो हमें वैसे भी 1 नंबर मिस नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों पर भी बात करेंगे। इसलिए आप लोग अपने पेपर की दृष्टि से अगर देखें तो ये जो आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि सभी प्रश्न के आंसर दिए गए हैं, तो इससे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास तक ये PDF ना पहुंच पाता, इसलिए मैं वीडियो के रूप में भी इसको लेकर आई हूँ, ताकि आप जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अगर PDF के रूप में इसे नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कम से कम वीडियो देखकर वो इनके आंसर अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, ताकि आने वाले पेपर में उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है कि बौद्धिक क्षमताओं को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जा सकता है। तो किस मानदंड का उपयोग किया जा सकता है, आप लोग देखते हैं कि इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि महत्वपूर्ण रूप से कम औसत बौद्धिक कामकाज होना। दूसरा है आमतौर पर अनुकूली कामकाज में हानि। तीसरा है ये कमी 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट होनी चाहिए। उपरोक्त सभी। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर बौद्धिक अक्षमता की दृष्टि से हम देखें तो हमारी ये चारों ऑप्शन सही बैठते हैं। इसलिए हमारा जो इसमें आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि जो महत्वपूर्ण रूप से कम औसत वाले जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होंगे, उनका कामकाज कैसे हो, इस पे भी बल दिया जाता है। इसका भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन किया जाता है। और आमतौर पर जो अनुकूली कामकाज में हानि पाई जाती है, ये भी देखा गया है। और ये 18 वर्ष की आयु से पहले ही प्रकट भी हो जाती है, यानी कि देखने को मिलती है। तो ये सभी जो इसमें है उत्तर, वो सभी सही हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विकलांग से आप क्या समझते हैं, या विकलांग से तात्पर्य क्या है। तो विकलांग से तात्पर्य क्या शारीरिक विकलांगता है, या मानसिक विकलांगता है, या किसी विशिष्ट शारीरिक कार्य या कार्यों को विकसित करने में हानि या विफलता, चाहे वह गति हो, चाहे संवेदना हो, समन्वय स्थापित करना हो, भाषण हो, या फिर मानसिक दुर्बलता या विकलांगताओं को छोड़कर सभी। तो इसमें जो आपका डी है, ये उपरोक्त सभी दिया गया है। तो इसमें से क्या सही हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं कि पहले में केवल शारीरिक विकलांगता है, दूसरे में केवल मानसिक विकलांगता है। और अगर हम वही बात करें ऑप्शन सी की, तो इसमें आपको शारीरिक तौर पर जो भी हानि पाई जाती है या मानसिक तौर पे जो हानि पाई जाती है, यानी कि सभी चीज़ों को यहाँ पे समाहित किया गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विकलांगों की समस्याएं क्या हैं। तो विकलांगों की क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसमें उनको शिक्षा से संबंधित भी समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य से भी संबंधित समस्याएं होती हैं, वित्त से भी होता है। तो तीनों आपके इसमें समाहित हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिव्यांगों की क्या आवश्यकता है। तो दिव्यांगों की क्या आवश्यकता हो सकती है, साथियों का समर्थन भी जरूरी है, आवास भी जरूरी है, परिवहन भी जरूरी है। तो यानी कि ये सभी जरूरी हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है आपका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है।
तो विकासात्मक विकार का एक उदाहरण क्या है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ADHD है, डिसलेक्सिया है, मानसिक मंदता है और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकलांगता से आप क्या समझते हैं। तो विकलांगता से आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या क्या दिए हैं। एक ए है आपका कि शारीरिक विकलांगता एक शारीरिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की गतिशीलता, शारीरिक क्षमता, सहन शक्ति या निपुणता को प्रभावित करती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि शारीरिक विकलांगता एक शारीरिक कमजोरी है, तो ये भी सही है। एक व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में शारीरिक रूप से अक्षम होता है, तो यह भी आपका सही है, यानी कि इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का प्रकार नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा प्रकार नहीं है। शारीरिक विकलांगता जो है ये आपका विकलांगता का प्रकार माना जाता है। दूसरा है मानसिक विकलांगता, यह भी आपका प्रकार है। सीखने की अक्षमता यानी कि अधिगम अक्षमता, तो यह भी आपका विकलांगता के अंतर्गत आता है। लेकिन जो चढ़ाई विकलांगता है ये आपका इसमें नहीं आएगा। अगर इसकी जगह पे गामक अक्षमता दिया होता तो ये आपके इस ऑप्शन में सटीक बैठता। तो इसमें आपका जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, चढ़ाई दिव्यांगता या विकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकलांगता की विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं इसमें आप देख सकते हैं कि बौद्धिक विशेषता भी है, शारीरिक विशेषता भी है और संवेदी विशेषता भी है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मानदंड का उपयोग किया जा सकता है। सॉरी, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों ने ऊपर इसके आंसर कर लिए हैं। इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में अक्सर मध्यम से गंभीर बौद्धिक हानि होती है और औसत दर्जे का IQ आमतौर पर इनके बीच होता है। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा। जो औसत दर्जे का जो IQ होता है वो 35 से 55 होता है। नेक्स्ट है आपका कि बौद्धिक विकलांगता की विशेषताएं इसमें पूछी गई है। तो बौद्धिक विकलांगता की जो विशेषता है, ए ऑप्शन दिया गया है कि संज्ञानात्मक और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण हानि। तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह वर्णन करता है कि सामाजिक और राजनीतिक मजबूरी के कारण पिछले कुछ वर्षों में यह स्थिति लगातार बदलती रही है। तो यह भी गलत हो जाएगा आपका। ए और बी गलत है और ए और बी सही है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। या आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पूछा क्या गया है कि संज्ञानात्मक और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण हानि। तो विकलांगता की श्रेणी में या बौद्धिक दिव्यांगता की श्रेणी में संज्ञानात्मक और अनुकूली व्यवहार दोनों सही है, गलत नहीं हो सकता है। मैंने आपको गलत इसलिए बताया कि ताकि आप लोग इस पे ध्यान देकर इस चीज़ को पढ़ें। अब मैं जब यहाँ पे दोबारा से बताऊंगी तो शायद आपका ध्यान कहीं भटक भी रहा होगा इस वीडियो को देखने के दौरान, तो आप लोग दोबारा से इस पे अपना माइंड ज़रूर लगाएंगे। अब आप दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं कि यह वर्णन करता है कि सामाजिक और राजनीतिक मजबूरी के कारण पिछले कुछ वर्षों में यह स्थिति लगातार बदलती रही है। तो ये सत्य बात है, बौद्धिक दिव्यांगता जो है उस हर एक स्थिति में बदलती रहती है। तो इसमें ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकलांगता के सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल के अनुसार यदि व्हील चेयर पर बैठा कोई व्यक्ति मतपेटी तक पहुंचने और वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ है तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्ति शारीरिक क्षमताएं उसे मतपेटी तक पहुंचने से रोकती हैं, यानी कि व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही हैं और वो मतपेटी तक पहुंचने में उसको रोक रही हैं। शारीरिक जो क्षमताएं हैं, तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे क्षमता दिया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका गलत।
दूसरा है कि पर्यावरणीय बाधाएं उन्हें मतपेटी तक पहुंचने से रोकती हैं, तो ऐसा नहीं है, पर्यावरणीय कोई भी बाधा वहां पे उत्पन्न इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार से ये भी हमारा गलत माना जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बाधाएं हैं, तो पर्यावरणीय जो बाधाएं हो सकती हैं वो मतपेटी तक पहुँचने में सक्षम हो सकती हैं, यानी कि जो विकलांग व्यक्ति होगा वो मतपेटी तक नहीं पहुँच सकता यदि कोई पर्यावरणीय आकस्मिक कोई दुर्घटनाएं या घटनाएं हो रही हैं, तो उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ये गलत बात है, उसको वोट देने का अधिकार है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिव्यांग बच्चों के लिए समानता और समावेशन का अर्थ है, तो इसमें से कौन सा अर्थ है, यानी कि बच्चे को अवसर भी देना चाहिए, उपचार भी कराना चाहिए, अधिकार भी देना चाहिए, संपूर्ण भागीदारी भी सुनिश्चित कराना चाहिए, तो यानी कि इसमें जो उपरोक्त सभी है ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसी दिव्यांग व्यक्ति से प्रश्न पूछते समय आपको यह करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, दिव्यांग व्यक्तियों से आपको सीधे बात करनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति के सहायक जो प्रश्न होंगे वो हमें नहीं करना चाहिए, किसी से मदद मांगे ऐसा भी नहीं करना चाहिए, दिव्यांग जो व्यक्ति होंगे उनसे सीधे तौर पे बात करना चाहिए। नेक्स्ट है कम दृष्टि वाला व्यक्ति अर्थात अनाविष्ट दृष्टि के साथ कानूनी अंधा भी है, तो ये गलत हो जाएगा। अपवर्तक त्रुटि है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपचार या मानक अपवर्तक सुधार के बाद भी दृश्य कार्यप्रणाली में हानि पाई जाएगी, तो ये आपका सही हो जाएगा। कार्यात्मक दृष्टि हानि होगी, तो ये गलत रहेगा आपका। नेक्स्ट है कि विकलांगों की समस्याएं क्या हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। विकलांगों की समस्याएं हैं कि शिक्षा में भी समस्या आती है, स्वास्थ्य में भी, वित्त में भी, उपरोक्त सभी, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिव्यांगों की क्या आवश्यकताएं हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हकलाहट को संबंधित करने के लिए उपयोग की जाती है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है लंबा भाषण, ये आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हाँ, आगे हमें वही क्वेश्चन रिपीट मिल रहे हैं, तो यहाँ तक आप लोग जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसको भली बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आने वाले जो पेपर हैं उसमें किसी न किसी पेपर में हो सकता है कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आप लोग इसको 1 से 2 बार या 2 से 4 बार इस वीडियो को ज़रूर देखकर जब तक आपके माइंड में इनके आंसर सेट ना हो जाएं तब तक आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुविकल्पीय जो प्रश्न आ रहे हैं उनको करने में समस्या उत्पन्न ना हो। और साथ ही साथ आप लोग ये वीडियो अपने साथियों को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और तब तक के लिए अभी आप लोगों को और भी वीडियो प्रोवाइड होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन होंगे, तो आप लोग जो अभी दिए गए हैं वीडियो उसको आप लोग 2 से 3 बार ज़रूर रिपीट कर लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन कैसे लिखना है और उसमें लिखना क्या है ये आपको समझ में आ जाए। और बाकी आप लोग जो मॉडल पेपर दिए गए हैं इसमें सॉल्व करके उसके अनुसार तो आप पढ़ ही सकते हैं, वो एक नमूना दिया गया है, आप अपने तरीके से भी बेटर तरीके से उसकी तैयारी कर लें। और उसमें बच्चों ने सॉल्व करके जो भी दिया है उससे भी अच्छा आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए आप भी अपना जो पेपर है मॉडल पेपर है पिछले ईयर का वो सब सॉल्व करें और अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई पोस्टपोन ना करें। तो तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।